अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जनवरी का महीना अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है और वेडिंग सीज़न भी कंक्लूड हो गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है वेडिंग सीज़न को टॉप ऑफ करने के लिए हमने रॉयल वेडिंग रखवाई थी पंजाब के अंदर। आप सब ने देखी, सब महज़ूज़ हुए, सब ने बहुत सी कमेंट्री की, किसी ने पॉलिटिकल की, किसी ने उसके ऊपर फ़ैशन के ऊपर गुफ्तगू की वगैरह-वगैरह। लेकिन एक एस्पेक्ट है कमेंट्री का जो बाकी है अभी, और वो आज इस प्लेटफ़ॉर्म की विसादत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे फ़ैसिनेटिंग फ़िनोमेनॉन रॉयल वेडिंग का ये था कि इन्फ्लुएंसर्स फ़ीस लेके मार्केटिंग कर रहे थे एक शादी की, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल फ़िगर की शादी थी। यानी टेक्निकली जुनैद सफ्दर साहब जो हैं, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड नहीं है। ही जस्ट हैपेंस टू बी बॉर्न इन अ पॉलिटिकल फैमिली। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेट है, उसको पब्लिक करने की ख्वाहिश जो है, वो थ्रू आउट अक्रॉस पार्टी लाइन्स आपको नज़र आता है कि वो यूनिवर्सल है। और शायद वंडर बॉय का जो किरदार है वो जुनैद सफ्दर का भी हो सकता है। उनका अगर लॉन्च किया जा रहा है, आई डोंट नो। अब शादी के ज़रिए भी लोग लॉन्च हो सकते हैं। बहरहाल कोई कोई इन्फ्लुएंसर फैशन की तारीफ़ कर रहा था, तो कोई इन्फ्लुएंसर पैसे लेके तारीफ़ कर रहा था कि वन डिश पे रखने के लिए शादी को कि सादगी से आपने बहुत की है, बहुत मेहरबानी। किसी ने ये नहीं बताया कि चावलों के अंदर कबाब तो नहीं छुपे हुए थे, कोई चेक वगैरह किए किसी ने? बहरहाल इतनी अबसर्ड डिस्कोर्स है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी स्टेट ने बड़ी मेहनत करके इसको इस नहज तक लाया है कि डिस्कोर्स जो है वो फैशन हाउसेस के इर्द-गिर्द है। कभी कपड़े कौन से किसके कहाँ से, किसका मेकअप कहाँ से हुआ था, शादी में खाने में क्या था, भाई फलाना जोड़ा इंडिया से बन के आ गया तो हो हाय हम तो इंडिया से लड़ रहे हैं आजकल, तो वगैरह-वगैरह। बहरहाल इसके बैकड्रॉप में मैं इस पे एक्चुअली मज़ीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं कहा ज़िमनी तौर पे ज़िक्र कर दूँ, बिकॉज़ वो कल असद ने प्रोग्राम किया था तो आज मुझे मौका मिला है। तो मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं अपने दिल की भड़ास आपको बयान करूँ और पूरी तफ़सील के अंदर वो करूँ, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करता। जो वो चाह रहे हैं, जो स्टेट चाह रही है कि वो स्टेट तो नहीं, मतलब खैर नून लीग इस केस में चाह रही है कि मार्केटिंग जो है वो उसकी पीआर जो है वो हम सारी वो खींच लें। लेट्स नॉट गिव इट टू देम। हम बात करते हैं जो एक्चुअल हमारे पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। वो गुल प्लाज़ा की आग की जो डेथ टोल है वो अब 28 पे कन्फर्म हो गई है। अब उन लाशों की, उन मैयतों की जिनकी शहादतें हुई हैं उस आग के अंदर, जो कि ईज़िली अवॉइडेबल थी बाय द वे, और पाकिस्तान की कोई पहली नहीं है, ना कराची की पहली आग है, और ना ही माज़रत के साथ मेरी मतलब मुँह में खाक, ये आखिरी भी नहीं होगी, अल्लाह माफ़ करे। 28 लोग जो शहीद हो चुके हैं, जो कन्फर्म्ड शहीद हैं, वो अब डीएनए टेस्टिंग के ज़रिए उनकी मैयतों को आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा कि कोई कौन आदमी कौन है, और उनके लिए 1 करोड़ रुपए का जो है वो मुआवज़ा जो है उनकी फ़ैमिलियों के लिए एक वो स्टेट ने सीएम सिंध ने अनाउंस कर दिया हुआ है। क्या 1 करोड़ रुपए में उनका प्यारा, उनका चाहने वाला, उनका घर का मेन फ़र्द जो है, ज़्यादातर केसेज़ में मेरा ख़्याल है मेजॉरिटी केसेज़ में मेन कमाने वाला फ़र्द जो है, क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं। बट पाकिस्तान में हमेशा की तरह हर चीज़ आफ्टर द फैक्ट की जाती है। हमारे यहाँ एक कंप्लेंट होती है कि हम ओवरली ब्यूरोक्रेटाइज़्ड मुल्क हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट माइन्यूट कामों के महकमे होते हैं जो लेट्स से बिल्डिंग कोड और इंस्पेक्शन को हैंडल करते हैं। हज़ारों अफ़सरान जिनकी तनख्वाहें और पेंशन लगी होती हैं, तो कम से कम हम वहाँ ये अज़म्पशन कर सकते हैं कि चलो यहाँ अगर कारोबार नहीं होता, तो कम से कम यहाँ पे म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो फिर टॉप नॉच होना चाहिए। सड़कों में खड्डे नहीं होने चाहिए, गटर के लिड खुले नहीं होने चाहिए, नालियाँ बैकअप नहीं करनी चाहिए, और बिल्डिंग्स जो हैं, कमर्शियल पब्लिक यूज़ की बिल्डिंग्स जो हैं, वो अप टू कंस्ट्रक्शन कोड हों। उनके अंदर फायर एस्केप्स हों, उनके अंदर पूरे-पूरे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ हों कि वो बड़े आसानी से एग्ज़ीक्यूट हो सके। हमारी असम्पशन ये होती है कि केडीए, सीडीए, एलडीए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिर जो लेबर वाले हैं, फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंस्ट्रक्शन के रूल्स को देखते हैं, हम ये अज़्यूम करना चाहिए हमें कि यार क्योंकि ये इतने वेल मैन्ड हैं, इतने वेल ऑयल्ड मशीन्स हैं, इतने ज़्यादा इनके पास टैक्सेस और हर्जाने और फ़ीसें और फ़ाइन के हथकंडे होते हैं, तो इसका रिज़ल्ट ये निकलना चाहिए कि आवाम के लिए जो निज़ाम है वो बड़ा कंफर्टेबल हो। लेकिन दुनिया भर में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये बात हकीकत नहीं है। जहाँ कवानीन ओवरली लेजिस्लेटेड होते हैं, ओवरली ब्यूरोक्रेटाइज़्ड मार्केट प्लेस होती है, वहाँ पे फिर ना प्राइवेट मार्केट चलती है, ना कारोबार धंधा चलता है, ना वहाँ पे डिलीवरी हो पाती है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की। और पाकिस्तान इसी चीज़ का शिकार हुआ है। ज़ाहिर बात है इस पर्टिकुलर केस में पीपल्स पार्टी जो है वो इसका मेन टारगेट बनती है, बिकॉज़ सिंध की ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो रैंकर्स हों, चाहे वो पूरे मुल्क से आने वाले अफसरान हों, वो एट द बैक एंड कॉल पिछले 17-18 साल से सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बैक एंड कॉल के ऊपर है। बल्कि पीपल्स पार्टी का तो फ़ॉर्मूला सिविल ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करने का बड़ा मशहूर है। उनके बारे में तो लतीफ़ा है कि वो उनको हैंड इन ग्लव लेके चलते हैं। तो वो किस काम के लिए हैंड इन ग्लव लेके चलते हैं, वो मेरे ख़्याल में वाज़ेह हो गया जब गुल प्लाज़ा को आग लगी और घंटों गुज़र गए और एक भी रेस्क्यू सर्विस ना आ सकी।
शर्मिला फारूकी साहिबा ने एक प्रोग्राम में बड़े कैजुअली, जैसे ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए, क्योंकि वो एक ड्राइंग रूम में बैठने वाली खातून है, हमने उनको कहा कि हम उनको उठा के पार्लियामेंट में या सेनेट में या किधर किधर असेंबलियों में बैठा दें, तो बस हमारी ख्वाहिश थी हमारी कौम की, हमने कर दिया, बिकॉज वी कुड डू इट। बड़े लोग हैं ना हम। अब अफसरशाही का वो आलम ही क्या है पाकिस्तान के अंदर। ठंड काफी हो गया है नो। अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयॉन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्सवेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयॉन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिजाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिजाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिजाइन किया था राइट हियर एट इयॉन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, अपनी गोट पावर को डेवलप किया था, और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू तानाशाही की, बादशाही की पाकिस्तान में मिसाल ही और है। 7 हिंदुस्तान, दुनिया की उम्मुल जमहूरियतें, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज बैठी हुई है, उसके अंदर एक रिजर्व सीट नहीं है ख्वातीन के लिए। क्यों? बिकॉज ये अनडेमोक्रेटिक है, ये अबसर्ड है। ये पॉलिसी के एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हमारे चहीते, हमारे ख्वाहिशमंदाना वो लोग, हम उनको बिठा देंगे, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उन्होंने कैजुअली कह दिया कि होना चाहिए ना, देयर शुड बी अ सर्विस जो आसानी से लोग राब्ता करके बुला लें, कुछ तो होनी चाहिए ना। फील सो बैड ना, वो बच्चा भी गटर में गिरा था, वो गटर की बात कर रहे थे बाय द वे। ये इत्तेफाक से इंटरव्यू एक फील गुड मोमेंट था। ये एक PR स्ट्रेटेजिस्ट ने उनको बताया कि मैम आप ऐसा इंटरव्यू करें कि आप दिल से बात करें कि मैं बतौर माँ ये कह रही हूँ कि वो बच्चा जो है वो शहीद हो गया, तो बड़ा गलत हो गया ना, होना चाहिए था कुछ बंदोबस्त होना चाहिए था शहर में। और यके बाद दीगरे क्या होता है कि एक मेन एक्टिविटी के कमर्शियल प्लाजा को आग लग जाती है और दर्जन से ज़्यादा लोग शहीद हो जाते हैं, और पता ही नहीं है कि कब आई फायर ब्रिगेड, क्यों नहीं आई, पानी क्यों नहीं चला उनसे, उनके पास वो जदीद वाटर बॉम्ब्स नहीं थे, वो जदीद केमिकल बॉम्ब नहीं थे कि जो फेंकते हैं तो वो आग में फट के फ़ौरन उसको ठंडा कर देते हैं, उसको राम कर देते हैं। उनके पास इक्विपमेंट नहीं थी, हत्ता कि एक कारकुन, एक मुजाहिद जो फायर ब्रिगेड की तरफ से आग की लहरों से लड़ता हुआ उन मौजों के अंदर उतर गया अपने मुसलमान भाइयों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को बचाने के लिए, कि वो भी शहीद हो गया। अब वल्लाह वो धुएं से शहीद हुए हैं या बर्न से शहीद हुए हैं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली यही है कि वो धुएं की घुटन से शहीद हो गए। इनमें से कितने लोग धुएं की घुटन से शहीद हुए होंगे और उनकी लाशें अब उस मस्कशुदा हालत में हैं कि उनके घर वाले पहचान भी नहीं सकते। ये बार बार रिपीट करके कोई, मैं मतलब वो नहीं करना चाहता कि मैं नेगेटिव कि यार ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। ये हुक्मरानों को एहसास दिलाने के लिए, अगर कोई उनमें से कोई देख रहा है, उनका कोई अफसर देख रहा है, उनका कोई मुलाजिम देख रहा है, हम आपकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। आप सिंध को 18 साल से चला रहे हैं। लोग हाराकिरी और सुइसाइड कर लिया करते थे, टोयोटा कंपनी के CEO, अगर वहाँ पे उनको पब्लिक में शेयर्स बेचने पड़ जाए। बड़ा मशहूर वाक्य है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ाते हैं बच्चों को। एक प्राइवेट कंपनी का CEO खुदकुशी कर लेता है जब उसको पता लगता है कि मुझे अपने मुलाजमीन में फायरिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। बट पाकिस्तान में हमेशा की तरह चीज़ें हो जाती हैं, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। ओहो, पंजाब में सारे दरख्त काट दिए हमने, अच्छा चलो ये हो गया, किसी अफसर की गलती नहीं थी, किसी महकमे की गलती नहीं थी, किसी सेंटर में बैठने कॉमिसार की गलती नहीं थी, किसी MNA MPS सेनेटर की गलती नहीं थी। इट जस्ट हैपेंड। पाकिस्तान में गलतियां, हादसात, बुरे वाकयात सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग हो जाते हैं, और कोई एक फर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरता उसके ऊपर कि कौन जिस पर उंगली पॉइंट करें, उसको सजा दें, और रेलेवेंट जो है वो महकमा जो है वो करेक्शन करे। कभी भी वो प्रोसेस नहीं हो पाता फुल सर्कल कि भाई आखिर हुआ तो हुआ कैसे, किया तो किया किसने। तो बहरहाल ये भी एक वाक़या है। हम दुआ करते रहेंगे, हमारी आंखें भी नम रहेंगी, हम गिड़गिड़ाएंगे नमाज के अंदर अल्लाह के हजूर, लेकिन जो सवाल जिनसे पूछने की ज़रूरत है हमें, उनसे सवाल पूछने पर हम सब पर पाबंदी लगा दी जाएगी, प्रोग्राम बंद कर दी जाएंगे, बीका के नोटिस डाल दी जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें खुशाइन बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की कि 28वीं अमेंडमेंट की भी एक गुंजाइश बनती है इस बुनियाद पे कि अर्बन लेवल पे
प्रोविंशियल लेवल पे, शहरी लेवल पे हम गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, हम डे टू डे मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, और ये जो क्राइसिस है, ये जो बहरान है इतना बड़ा, इसको रिजॉल्व करने के लिए शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करनी पड़े। वो बात ठीक है कि मैक्रो स्केल पे ये हो सकता है कि शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए पावर्स को डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने से शायद ये मसला हल हो जाए। लेकिन जो पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, जो पावर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, जो उन डिपार्टमेंट्स के अंदर वेस्टेड हैं जिनकी ये काम है, सवाल ये भी तो बनता है कि क्लीन चिट देने के बजाय ये भी होना चाहिए कि यार ये क्यों नहीं वर्क करता, व्हाट वाज द रीज़न, हु फेल्ड, कौन सी पार्टियां, कौन से अफराद, कौन से अफसरान मुलव्वस थे इस फेलियर के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट्री लेवल पे हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली लेवल पे हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे हो, चाहे वो वासा वापडा इस तरह के महकमों के लेवल पे हो। वो सवाल अगेन सोल्यूशन आ गया है। पाकिस्तान में एक फहरिस्त होती है सोल्यूशंस की, दोबारा आ गया। मैं खुशाइन समझता हूँ कि अगर 28वीं अमेंडमेंट ही करनी पड़ेगी कि हमें जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना है, कोई यूसी वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइव करना है, तो ये भी हमें कबूल है। लेकिन मालिक सवाल सिर्फ ये है कि इससे पहले 78 साल क्या हो रहा था, सिंध में 18 साल क्या हो रहा था, पीपल्स पार्टी पंजाब की नून लीग के पंजाब में 15-20 साल क्या हो रहा था, एंड वगैरह वगैरह, और खैबर में आज पीटीआई के अंडर क्या हो रहा है। सवाल पूछने की गुंजाइश होनी चाहिए। हमें पब्लिक में ये सारे मामलात करने चाहिए और सहाफ़त को भी इंगेज करना चाहिए। सहाफ़त से स्टेनोग्राफी मत करवाएं, उनको लिखारी मत बनाएं कि आप खिताब करें और वो लिखते जाएं कि वाह 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 रावी सब चैन लिखता है आज। आप उनको एक टूल के तौर पे एज ए पिलर ऑफ द स्टेट माने और उनको एंगेज करने दें इन कामों के साथ, ताकि वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करें, वो एक्सपोज करें इन महकमों के अंदर करप्शन को, वो एक्सपोज करें म्यूनिसिपल लेवल पे इनकॉम्पिटेंस को, तो शायद एक गुल प्लाजा बच सकता था। बहरहाल म्यूनिसिपल लेवल पे, लोकल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे दिल छलनी है पाकिस्तानी अवाम के। रोज़मर्रा के हिसाब से हमें इस तरह के इवेंट्स देखने पड़ते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के एतबार से अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान दोबारा एक बैलेंसिंग स्टेज में आ गया है। और ये भी अगेन ये हमारी गवर्नेंस की कामयाबी नहीं है, ये हमारी अच्छी मिलिट्री पॉलिसी की कामयाबी है। यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हमारे अभी भी हमें शर्मिंदा ही करते हैं, जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो सिविल नुमाइंदे होते हैं। यहाँ पर भी आपका पॉलिसी पोजीशन ताकत की बुनियाद पर नज़र आ रही है कि चूँकि अल्लाह का फजल है कि हमारी एयरफोर्स एक मुनज़्ज़म तगड़ा इदारा है हिस्टोरिकली, और हमारी जो मिलिट्री, जो हमारी आर्मी की ग्राउंड फोर्सेज हैं, वो एक मुनज़्ज़म तगड़ा इदारा है, और उन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, तो उसके बाद से हमारे लिए दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं। इसमें से उभरने वाली सबसे खुशाइन चीज़ जो फिर रही है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ, वो डिफेंस एग्रीमेंट जो है, अगेन उसके खदोखाल क्या थे, वो क्या होना है, क्या उसमें से निकलना है, वो एक सेपरेट बहस है। लेकिन अब गुफ्तगू हो रही है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, जो कि एक आप समझे फॉलो अप है रज़ा हयात हर्राज साहब के कमेंट्स के ऊपर, कि तुर्की को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की म्यूचुअल इत्तेफाक से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, ये टोटली गुंजाइश मौजूद है इसके अंदर। और उसके अंदर खुशाइन बात यह है कि ये भी इंकशाफ हुआ है कि 10 महीने से जायद से इसके ऊपर काम सेपरेटली तुर्की के साथ हो रहा था। ब्लूमबर्ग के इदारे ने बताया कि अनकरा जो है वो बहुत ही एक एडवांस स्टेज पे आ चुका हुआ है डिस्कशंस की, सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की एसटीए में, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए। ये खुशाइन बात है, और ये उन्होंने कहा ब्लूमबर्ग ने, और ये आप समझे कि बिल्कुल मगरबी फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है, कि ये पेव करेगा वे फॉर अ न्यू सिक्योरिटी अलाइनमेंट दैट कुड शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द मिडल ईस्ट एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड। यानी सिर्फ मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में नहीं, बल्कि दुनिया भर के अंदर ये तब्दील कर सकता है एक्सेस को। तो इसमें भी नोट करने वाली बात है कि एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ मुलाकातें, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंसल्टेशंस हुई हैं सिर्फ एक माह के अंदर, जनवरी के, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान। इसके अंदर एयरफोर्स लेवल पे, मिनिस्टर लेवल के ऊपर, फॉरेन मिनिस्ट्री के अतबार से, सरकारी प्राइम मिनिस्टोरियल लेवल पे फ़ोन कॉल्स, मुलाकातें, रिसेप्शंस, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये शायद उस रैपिडली, मैं तो कहूँगा ग्लोबल सीन पर डिटेरियोरेटिंग सूरत हाल को डिपिक्ट करती हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया एक सॉर्ट ऑफ सुन्नी ब्लॉक या सुन्नी एक्सेस बनाना चाह रहा है इन रिस्पॉन्स टू जो दुनिया में एक ईरान का जो एक्सेस था, क्योंकि वो कलेप्स कर रहा है। ये सुन्नी और शिया मुराद डिनोमिनेशन के एतबार से नहीं, ये सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ईरान का जो एक आप कह लें कि ईस्टर्न बैक्ड मिलिशिया एक्सेस बना था ऑल द वे फ्रॉम ईरान टू लेबनान, उसका प्रिटी मच जो है लगता है कि उसका टाइम ख़त्म हो गया। वो एक क्वार्टर सेंचुरी थी जो उसमें उसको बिल्ड करने में लगा था, और अब उसने अपने काम जितने अचीव करने थे कर लिए। अब वो एक ज़रा बैक बर्नर पे आ गया है। नॉट दैट अपनी कंप्लीट कुव्वत खो चुका हुआ है, जगह जगह ईरान की प्रॉक्सी कुव्वत मौजूद है, लेकिन अब उसके जवाब में स्टेट लेवल मिलिट्री कंट्रोल के अतबार से वॉर ऑन टेरर के बाद से तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ज़रा दुब के बैठे रहे हैं। तुर्की सबसे ज़्यादा एडवेंचरस रहा है,
इन 3 ममालिक के अंदर से सीरिया के अंदर अगर उसको देख लें या उसको आर्मीनिया अज़रबैजान की लड़ाई के अंदर देख लें, फिर उसके बाद पाकिस्तान और लास्ट पे सऊदी अरेबिया का एडवेंचरिज़्म है। लेकिन दोबारा अब ये मुल्क अपनी उस पोज़ीशन की तरफ आना चाह रहे हैं जो कि ये एक ज़माने में 80s 90s में एन्जॉय किया करते थे, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे और सोवियत जिहाद को विन किया था। तो अब लगता ये है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका खेलना चाह रहा है कि जो आलमी जंग, माज़रत के साथ मेरी एक सिनिकल सी राय है कि एक आलमी जंग जिस तरफ जा रही है उसमें एक बैलेंस है। एक तरफ आपके हो गए यूएई, इसराइल, इंडिया वाला एक्सेस, और एक तरफ हो गया सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान, तुर्की वाला एक्सेस। अब इस एक्सेस में एक डार्क हॉर्स है इन दोनों में, वो है पाकिस्तान, कि वो इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। माज़रत के साथ पाकिस्तान के पास ही वो जोग्राफियाई और इत्तेफाक से एक पॉलिटिकल हिस्टोरिकल वो है, अपनी स्ट्रेटेजिक उसकी कंसिडरेशंस भी हैं कि वो किस तरफ उसका पलड़ा भारी हो है। फिलहाल और हमेशा की तरह तारीखी तौर पर लगता है हमारा पलड़ा सऊदी तुर्की वाले एक्सेस की तरफ भारी है। लेकिन ये पूरा मामला जो अब मिडिल ईस्ट का, मशरक़ वस्ता से लेके इसमें नॉर्थ अफ्रीका को भी शामिल करें आप, इसमें साउथ एंड सेंट्रल एशिया को भी आप शामिल करें, ये इस पूरे एक खित्ते को जिसको एक ज़माने में कुल्ली तौर पर मुसलमान रूल किया करते थे, अब वो फ्रैक्चर्ड फॉर्म में करते हैं। अब इस पूरे खित्ते का फैसला होने जा रहा है, बिकॉज जो बड़ी जंग आलमी सतह पे तैयार हो रही है उसके अंदर अमेरिका अब उस तरह से लड़ना नहीं चाहता इस तरह उसने अव्वल और दोम लड़ी हैं। वो कहता है कि मैं बिल्कुल बादशाह की तरह बैठूं नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर महफूज, एक तरफ से वो मैं ग्रीनलैंड आइसलैंड को सिक्योर कर लूँ और एक तरफ से साउथ अमेरिका को, मेरे पास कोई ना आए, मैं दूर से बैठ के तुम्हारी जंगों को असले के ज़रिए, फाइनेंसिस के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए, इंटेलिजेंस के ज़रिए और शायद एयर सपोर्ट के ज़रिए मैनेज करूँगा। इस सब में जो कलीदी किरदार है वो इसराइल का है और वो गाज़ा पीस प्लान का है। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली जब वो $1 बिलियन अनाउंसमेंट करके और एक सरप्राइज़ दे के मोदी को बुला लिया, जो कि हम इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी मतलब महीनों से बात कर रहे हैं कि इनेविटेबल दोस्त और एलाय अमेरिका का इस खत्ते में इंडिया ही बनता है, वो फिलहाल सिर्फ मई की जंग के बाद उसको स्क्वीज़ कर रहा है ताकि वो रेट अच्छा बना सके। तो अब उसका मंतकी अंजाम आ रहा है उस चीज़ का, और लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ यूएन के मुतबादिल एक अपना निज़ाम खड़ा करना चाह रहा है, जहाँ पे आपको नज़र आता है कि ग्लोबल इदारों के ऊपर और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर ट्रस्ट जो है वो फुली इरोड हो गया। अब कि इवन रियासतें जो हैं वो उसको एक सीरियस कंटेंडर के तौर पे नहीं व्यू करती। तो अब उसके मुतबादिल जो निज़ाम आएगा उस ट्रांजिशनल पीरियड में होती है लड़ाई झगड़ा। उस लड़ाई झगड़े के अंदर पाकिस्तान किस तरफ से अपने आप को सिक्योर करेगा। एक उसको है कि ईरान स्टैंड करे, वो फॉल ना करे, वो भी इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया और तुर्की वगैरह का भी। दूसरी तरफ से उसको है कि अफ़गानिस्तान का उसका बॉर्डर जो है वो मसला हल होए और अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी रजीम हो जो कि पाकिस्तान फ्रेंडली हो और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फ्रेंडली भी हो। और तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान जो है, जो अब रील कर रहा है और दोबारा अब लगता है कि बिल्डअप करेगा अगले 1-2 साल के अंदर अपनी मिलिट्री आर्सनल को और दोबारा अटैम्प्ट करेगा एक मिस एडवेंचर को, उसको कैसे डील करना है। इस सारे ड्रॉप सीन के अंदर मेरे ख्याल में अगर मैंने इफ़ आई वाज अ बैटिंग मैन, हमारे एलाइज सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, कतर है, ओमान है, ये ममालिक हैं। हमारा एक्सेस इसराइल, इंडिया, यूएई वाला नहीं बनता। और इस सब के अंदर हमें अमेरिका बहादुर से बैलेंसिंग एक्ट खेलने की ज़रूरत है, बिल्कुल ये जायज़ मुनासिब बात है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी रियल स्ट्रेंथ है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमने अब तक एक्सेस ही नहीं की, सेंट्रल एशिया को, अफ़गानिस्तान और उसके बियॉन्ड, उसको एक्सेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आने वाले दिनों में हमारी ये पुश्त अगर महफूज नहीं होगी तो हम ये बड़ी आलमी जंग में कुचले जाएंगे, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, खुदा ना खास्ता। क्योंकि साथ ईरान का कोलैप्स इमिनेंट है पोटेंशियली, और एक तरफ आपके हिंदुस्तान का अग्रेसर, जो कि ये कोई टिटली बिटली जिबूटी नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये दुनिया के 5-10 बड़े ममालिक के अंदर ही आता है, 5-10 बड़ी फौजों और इकोनॉमीज़ के अंदर ही आता है। और हमने भी फटा जो है माशाल्लाह वो टॉप लेवल की पकड़े हुए हैं। तो इस सब को देखते हुए, नॉट विद स्टैंडिंग के हमारी कामयाबियाँ रही हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन आने वाले दिनों में उस सख्त मुकाबले के लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना होगा। दुआ करें पाकिस्तान के लिए कि डोमेस्टिक हालात बेहतर रहें, ताकि कौम मुनज़्ज़म होकर एक पेज पे आए, ताकि दिल से हम कह सकें कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।